कांट कूस पर चलना बेहतर है, लेकिन गरीब होकर अमीर भाई के साथ रहना अच्छा नहीं है, उससे भी ज़्यादा कष्टकारी है। उस ब्रिज में एक दिन ढलाई हो रही थी और ढलाई होते होते रात में 12 बजे उसका शटरिंग फट गया। लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज वही था। अच्छा। कि वो क्या बोलते हैं उसको समझना। कॉन्ट्रैक्टर अरेंजमेंट किया हुआ था बार्ज पर ही पाइलिंग रिग था। 18 मई 2002 उसमें फ्लड आया पेरियार रिवर में, तो इतना हाई फ्लड था कि उसका एंकर टूट गया। चीफ ब्रिज इंजीनियर थे एस एन सिंह, उन्होंने बोला कि मैं तो अभी जेल में होता, मैं और सभी लोग बोले कि बंधु मुझे जूता खिलाओगे क्या? अभी NHI वाले लोग मान नहीं रहे हैं। देखिए, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर आपने नवी मुंबई या मुंबई में मेट्रो में सफ़र किया है या फिर आप करते हैं, तो इस वीडियो में जिस व्यक्ति से मैं आपको मिलाने वाला हूं, उस व्यक्ति के बारे में जानने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनसे मिलने के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनका नाम मिस्टर निरंजन नाथ बंधु है। निरंजन जी ने करीबन 38 साल एज ए सिविल इंजीनियर काम किया और नवी मुंबई और मुंबई के मेट्रो को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये दोनों मेट्रो बनाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है। नहीं सिर्फ इतना, बल्कि भारत देश में कई सारे सैकड़ों ऐसे बड़े बड़े ब्रिजेस हैं जिनको बनाने में मिस्टर निरंजन नाथ बंधु जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए मिलते हैं मिस्टर बंधु जी से और उनकी ज़िंदगी को, उनकी पूरी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। बंधु जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार बंधु जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत कुछ जानना है आपने, जो आपका जो 38 सालों का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत कुछ सीखना है इससे। लेकिन शुरुआती दिनों से शुरू करते हैं। आपका जन्म हुआ और उसके बाद में आपकी ज़िंदगी कैसी थी आपके काम करने से पहले तक, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले के गणेशपुर गांव में हुआ। अच्छा। सीतामढ़ी वो जगह है जहां सीता जी का जन्म हुआ था। अच्छा, सीतामढ़ी। अच्छा। और मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं और मेरे पिताजी BHU से पास किए। अच्छा। BHU से पास करने के बाद वो अपने पिताजी के साथ गांव में ही रह गए। अच्छा। मेरे बाबा की इच्छा नहीं थी कि वो कहीं बाहर जाए। अच्छा। इसलिए वो आगे कहीं नहीं जा सके, नई नौकरी कर सके। लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा जस्ट रिवर्स था। वो चाहते थे कि मेरे तरह मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहें। अच्छा। मैं बच्चों के साथ रहूं। अच्छा। यानी बच्चे अपने अपने जगह पर चले जाएं पढ़ लिख करके। तो मेरे गांव में बिजली नहीं था, मेरे गांव में ही बिजली नहीं था, आसपास गांव में बिजली नहीं था। लेकिन बिजली के कारण हम लोगों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आया। अच्छा। हम लोग या तो दीपक जलाकर पढ़ते थे या लालटेन से पढ़ते थे। अच्छा। वही उस समय साधन हुआ करता था। और आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग 5 भाई और 1 बहन में 4 भाई इंजीनियर बन गए और एक उस समय कंप्यूटर से आए और बाद में उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट भी किया। अच्छा। और मेरे घर के पास ही, गांव के पास ही एक सेकेंडरी स्कूल है, उसी से हम लोग 5 भाई पढ़े। और 5 भाई वहाँ पढ़ने के बाद हम लोग धीरे धीरे पटना आए और पटना से अपना पढ़ाई किया। और मैं गांव से आया तो मैं हाजीपुर से इंटरमीडिएट किया, साइंस से, मैथमेटिक्स से किया। मैथमेटिक्स करने के बाद एक ही इच्छा होती है इंजीनियर बनना, क्योंकि और भी लोग इंजीनियर थे, लेकिन मैं कम्पीट नहीं कर सका। एंट्रेंस कम्पीट नहीं कर सका। अच्छा, ओके। तो मुझे लगा कि अब, उस समय लगा कि अब कुछ नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं हमसे, ऐसा लगा। उस समय पटना से एक पब्लिश होता था आर्यावर्त, हिंदी न्यूज़पेपर। तो उसमें एक सूक्ति निकलता था, हिंदी का था, सूक्ति निकलता था और उसी के बारे में कुछ कुछ ज्ञानवर्धक बातें हुआ करती थी। एक दिन लिखा था, नंगे पांव कांट कूस पर चलना बेहतर है, लेकिन गरीब होकर अमीर भाई के साथ रहना अच्छा नहीं है, उससे भी ज़्यादा कष्टकारी है। अच्छा, ओके। यही उसका मीनिंग था। तो ये मुझे बहुत इम्प्रेस किया और लगा, बहुत ही मोटिवेशन हुआ। अच्छा, ओके, मुझमें ओके। कि मुझसे पहले 3 भाई ऑलरेडी इंजीनियर बन चुके हैं। हाँ।
और मैं कुछ नहीं रहूँगा तो फिर तो वही हाल हो गया। उसके बाद इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं पता किया कि क्या कर सकता हूँ मैं। तो एक पैरेलल पढ़ाई का है, AMI बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन, तो मैं उसे ज्वाइन किया। उसमें एडमिशन इजी है। उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम एज ए सुपरवाइज़र काम करना पड़ा। उसके बेसिस पर मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन के बाद मैं पढ़ने लगा और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देते जाइए, और उसमें ऐसा नहीं कि एट ए टाइम कोई सेमेस्टर है, 2 बार एग्जामिनेशन हो रही है। 17 पेपर्स हुआ करते थे, 17 पेपर कंप्लीट करना है और 50% पास मार्क है। वो मैं करते गया और कंप्लीट करने के बाद मैं अपने परिवार का चौथा इंजीनियर बन गया। क्या बात है। उसके बाद क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी से गया था, वोकल कैपेसिटी बहुत कम था। अच्छा। क्योंकि मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा नहीं। अच्छा। तो इसके कारण मैं भाइवा में छट जाता था। मैं रेलवे में 3 जगह क्वालिफाई किया। अच्छा। SBI में क्वालिफाई किया और BPSC में भी रिटर्न में क्वालिफाई किया। ओके। लेकिन आपको ताजुब होगा कि कहीं भी मेरा नहीं हुआ। मैं क्वालिफाई हुए और नहीं हुआ, इसका क्या मतलब? बाद में जो टेस्ट होता था, रिटर्न और भाइवा, वाइवा मिला करके मैं नहीं पास कर सका। रिटर्न में पास? रिटर्न में तो 3 जगह रेलवे में मैं क्वालिफाई किया। अच्छा। उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर लिया। अच्छा। हाँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए साइट इंजीनियर ज्वाइन किया। और मेरा फर्स्ट ब्रिज था डेहरी ऑन सोन, बिहार में। अच्छा। ईस्टर्न रेलवे के ऊपर 45.7 मीटर का ट्रस गर्डर, काफ़ी। तो वो कंपनी में जो आपने ज्वाइन किया, वहाँ पर आपकी क्या मतलब एज ए इंजीनियर, सिविल इंजीनियर? साइट इंजीनियर था। और वो आपका पहला जॉब था? पहला जॉब था। कौन सी बिहार में आपने ज्वाइन किया? हाँ, बिहार में। डेहरी कंपनी थी? डेहरी ऑन सोन। वो कंपनी का नाम था पाइल इंजीनियर्स। पाइल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। और मोस्टली कौन से साल की बात है ये 1986 की बात है। 1986 की बात है। हाँ, 1986 आपका पहला जॉब? हाँ, मेरा पहला जॉब था। क्या आपने क्या नाम बताया? पाइल इंजीनियर्स। पाइल इंजीनियर्स, ओके। वो पाइल स्पेशलिस्ट था। फिर मैं पटना में जो प्लेनेटोरियम बना है उसका भी फाउंडेशन मैं किया, और TV स्टूडियो का फाउंडेशन किया। स्टेट बैंक का जो मेन ब्रांच बना बाद में, उसका फाउंडेशन पटना में मैं 3 काम किया। उसके बाद बाहर किया, फिर कहलगांव में भी किया। फिर उसको छोड़ने के बाद मैं एक सिटी बिल्डर्स दूसरी कंपनी थी, उसको ज्वाइन किया। रामम हाइडल प्रोजेक्ट में काम किया। ये सब करते करते 12 साल गुजर गए। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ बिफोर यू गो हेड बंधु जी, कि आपने सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में एंट्री की, पाइल कंपनी में आपने एंट्री की, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सिविल इंजीनियर भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। जब एक सिविल इंजीनियर को जॉब मिल जाता है, किसी कंपनी में जॉब मिल जाता है, तो क्या वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ चैलेंजेस भी आते हैं उसको, या ज़िंदगी नॉर्मल रहती है? नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, डे टू डे चैलेंज। जैसे कि अब जो आपने फेस किए हो? हाँ, मेरा चैलेंज सबसे बड़ा था। इस 12 साल में एक बार चैलेंज आया कंस्ट्रक्शन का। वहाँ पर कहलगांव थर्मल पावर के लिए मैं बना रहा था ब्रिज। वो मेजिया गोरी राउंड सिस्टम था, जिसमें कोयला खदान से कोयला लाना था NTPC कहलगांव के लिए, तो उसके लिए ब्रिज बन रहा था। उस ब्रिज में एक दिन ढलाई हो रही थी, और ढलाई होते होते रात में 12 बजे उसका शटरिंग फट गया। प्लाई का शटरिंग था, राउंड बना हुआ था, 1.1 मीटर डाया का राउंड बना हुआ था, तो वो फट गया, और फट करके ऑफसेट निकल गया करीब 1 इंच। और उस समय वहाँ ये इरकॉन के थे कॉन्ट्रैक्टर, और उन्होंने हमारे पाइल इंजीनियर्स को दिया था। तो गवर्नमेंट बॉडी है इरकॉन, तो लेकिन सुपरवाइज वही इरकॉन वाले ही करते थे। तो मैं वर्मा जी थे, तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, PM को बोल देता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर इरकॉन के प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर KK खांडा को बता देता हूँ कि कंक्रीट हो गया है। मैं बोला ठीक है, आप बोल दीजिए। तो वो बोले कि आप पर तो भरोसा है, आप तो कंक्रीट करके ही जाएंगे, बिना किए तो जाएंगे नहीं। और वो चले गए, जाने के बाद वो फट गया, ओवर वाइब्रेशन हो गया, तो फट गया। तो मैं तुरंत एक्शन ये लिया
कि शटर बोलो, शटर खोल दो, तुरंत शटर खोलो। 2 मिनट में शटर खुल गया। नट बोल्ट था 3 तरह से। खुलने के बाद मैं पंपिंग सेट स्टार्ट करवाया और बोला कि इसको वॉश आउट कर दो। वॉश आउट करने के बाद दूसरा शटर लगाया। शटर लगाने के बाद कंक्रीट करके ही मैं गया। उसके बाद कल मैं बताया वर्मा जी को कि ऐसा ऐसा रात में हुआ, तो बोले कि मैं ऐसे थोड़े ही जाता हूँ, आप पर भरोसा करता हूँ तभी तो जाता हूँ। उसके बाद से ऐसा ट्रस्ट हो गया कि वो आते थे और पूछते थे कि बंधु साहब ने चेक कर लिया है। अगर बोल दिया कि हाँ चेक कर लिया बंधु साहब, तो चेक नहीं करते थे। वहाँ मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर था और वो क्लाइंट थे, तो क्लाइंट चेक करते थे, लेकिन जैसे ही मेरा नाम सुनते थे तो वो फिर चेक नहीं करते थे। तो ये ट्रस्ट बना, ये डे टू डे अचीवमेंट है। ट्रस्ट बनाना कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ सही है, और इतना भरोसा करना कि हम चेक नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, डे टू डे अचीवमेंट है। लेकिन चैलेंजेस में ये सारे चैलेंजेस हैं कि आप जो काम कर रहे हैं अगर उसमें कुछ सही तरीके से नहीं हुआ है, जैसा आपने बोला फट गया, हाँ, तो ये सब चैलेंजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर रिस्क भी है कि किसी को कुछ जान मान हानि का नुकसान हो सकता है। कभी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जैसे आप आए दिन पढ़ते होंगे न्यूज़ पेपर में कि गडर गिरा, हाँ, तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। और उसके लिए है कि बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और शुरू से ही हम अगर प्रिकॉशन लें और एज ए टीम वर्क काम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रहा जब मैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ था। इसके बाद 12 साल के बाद मुझे एक ऑफ़र मिला स्कॉट विल्सन कर्कपैट्रिक से एज ए कंसल्टेंट। अच्छा। तो वहाँ मैं एज ए ARE ब्रिज काम किया, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था गोरे लोगों का इंग्लिश समझना। अच्छा। क्योंकि वहाँ जो गोरे लोग थे, स्कॉट में, मार्टिन स्कॉट कंपनी में, स्कॉट विल्सन कर्कपैट्रिक UK की ही कंपनी थी। अच्छा, ओके। और उसमें टेरी जर्मन हुआ करते थे इंजीनियर से रिप्रेजेंटेटिव, और मार्टिन बेनेट हुआ करते थे ब्रिज एडवाइज़र, और फिर थे मटेरियल एडवाइज़र, मेजरमेंट एडवाइज़र। ये सब 5 तरह के लोग थे वहाँ, पांचों के पांचों गोरा थे। उनका वर्डिंग समझ पाना सबसे बड़ा चैलेंज था। अच्छा। लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज वही था। अच्छा। कि वो क्या बोलते हैं, हाँ, उसको समझना। हाँ। और मैं बता दूं, मैं तो गांव से पढ़ा, और मैं ABCD 6 क्लास से स्टार्ट किया था। वो भी सुनकर आश्चर्य लगेगा। हाँ। ABCD 6 में पढ़ा जाता है। हाँ। हमारे यहाँ 6 में ABCD पढ़ा, मैं ABCD पढ़ा था। वो क्या इंग्लिश बोलते थे, बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि कैसे भी तो इसको ओवरकम करना है। फिर मैं न्यूज़पेपर निश्चित रूप से पढ़ना शुरू किया। 1 घंटा मैं जरूर पढ़ता था न्यूज़पेपर। अच्छा। न्यूज़पेपर का पूरा पढ़ जाता था। तो उससे कुछ हमको इम्प्रूवमेंट होने लगा। और दूसरी बात है कि मैं समझने लगा कि वो क्या टोन है, तो क्या बोल रहा है, ऐसा। और सबसे तकलीफ होती थी जब थर्सडे को मुझे बात करना पड़ता था उनसे। वो रांची में हुआ करते थे और मैं रांची से थोड़ा रिमोट में रहता था, लेकिन थर्सडे टाइम दिया हुआ था रेजिडेंट इंजीनियर का कि बात करके थर्सडे को बताना है कि 1 सप्ताह में क्या क्या हुआ है। तो शुरू में बहुत तकलीफ होती थी। मैं बार बार उसको पार्डन बोलता था। कभी कभी गुस्सा भी हो जाता था, लेकिन ठीक है, उसी में वो चैलेंज रहा, और चैलेंज धीरे धीरे वो भी नॉर्मल हो गया। सो बिहार की पाइल इंजीनियरिंग कंपनी से चलते चलते आप स्कॉट विल्सन में आ गए। स्कॉट विल्सन में आए, और फिर कब आपका लुइस बर्गर में आना हुआ? हाँ, और मेट्रो में आप आ गए? तो वहाँ स्कॉट विल्सन में मैं 2 प्रोजेक्ट किया। बिहार प्लेटू प्रोजेक्ट था, BPDP से नाम से फेमस था, अभी तो झारखंड हो गया है। वहाँ से मैं तमिलनाडु चला गया। अच्छा। एज ए ब्रिज इंजीनियर कम मटेरियल एक्सपर्ट। सेम कंपनी में? सेम कंपनी, स्कॉट विल्सन में ही। अच्छा। स्कॉट विल्सन का वहाँ काम मिला था, और वहाँ मैं तंजावुर और नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज था। अच्छा। ब्रिज का। ओके। हमारे अंडर में 10 ब्रिज। ये कंपनी में आप ब्रिज बनाने का, जो 100 ब्रिज की बात बताई आपने, हाँ हाँ, तो ये कंपनी के थ्रू ही आपने वो ब्रिजेस? वहीं से शुरू हुआ। वहीं से शुरू हुआ? हाँ, ब्रिजेस का सिलसिला वहाँ से शुरू। अब जैसे पहला ब्रिज मैं बताऊँ, डेहरी ऑन सोन में था। वहाँ 2 ब्रिज था डेहरी ऑन सोन में, और फिर कहलगांव में गया 3 ब्रिज था, मेजिया में 4 ब्रिज था। रेलवे, ये सब रेलवे के ब्रिज थे शुरू में।
उसके बाद मैं तमिलनाडु गया। तमिलनाडु में 10 ब्रिज थे और 10 ब्रिज स्कैटर्ड था तंजावुर और नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में। जो नियरेस्ट तंजावुर के पास ब्रिज था वो भी करीब 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे था। लेकिन तंजावुर में ही ऑफिस था, मैं भी वहीं रहता था परिवार के साथ। और जो सबसे दूर था वो 110 किलोमीटर था सिरगाली। अच्छा। और सुबह जाइए तो रात में 9 बज जाता था आते आते। 6 बजे वहाँ से चले तो 9 बज ही जाता था। तो वहाँ पे काम किया। वहाँ करने के बाद मैं उस कंपनी से, एक आईसीटी कंपनी है दिल्ली की, अच्छा, इंटर कॉन्टिनेंटल कंसल्टेंट एंड टेक्नोक्रेट, उसको ज्वाइन किया दिल्ली में जाकर। अच्छा। दिल्ली जाने के बाद मेरी जो फैमिली थी वो तमिलनाडु में ही थी, तंजावुर में ही। अच्छा। मैं अकेला गया और उसी समय अर्थक्वेक आ गया गुजरात में, कच्छ में। हाँ। और कच्छ में ही मेरा पोस्टिंग होना था। काम बंद हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। तो और बैठे बैठे मैं परेशान हो गया। फिर मैं वहाँ एक लालवानी साहब थे, उनको मैं बोला कि मैं अब चला जाऊँगा यहाँ से, कोई काम नहीं है। इन द मीन टाइम सिलाडिया एसोसिएट्स से मुझे ऑफ़र मिला और ऑफ़र 2 जगह का था। एक नामाकल बाईपास का था और एक केरल प्रोजेक्ट था। अच्छा। तो मैं चूज किया केरल प्रोजेक्ट। NHI का प्रोजेक्ट था, केरला का प्रोजेक्ट, केरला प्रोजेक्ट था। मैं केरला चला गया। फिर मैं केरला में काम किया और केरला में जो कंस्ट्रक्शन का चैलेंज था। ये कंपनी वही थी, सेम कंपनी? नहीं, सिलाडिया एसोसिएट्स। अच्छा, कंपनी सिलाडिया। मैं स्कॉट विल्सन से आ गया आईसीटी में और आईसीटी से आ गया सिलाडिया। सिलाडिया में। ओके। तो सिलाडिया एसोसिएट में जो मैं काम कर रहा था वहाँ एज ए सीनियर ब्रिज इंजीनियर, और मेरे अंडर ब्रिज इंजीनियर और फील्ड इंजीनियर हुआ करते थे। और वहाँ स्टैंडिंग वाटर था 8 मीटर, 8 मीटर था। बार्ज सिस्टम से हम लोग पाइलिंग करते थे। उस पर कॉन्ट्रैक्टर अरेंजमेंट किया हुआ था। बार्ज पर ही पाइलिंग रिग था और टोटल सिस्टम रिइंफोर्समेंट वगैरह ले जा करके बार्ज पर रखना, इंस्टॉल करना, सब कुछ होता था विषय। और बार्ज को एंकर किया हुआ था। ये बात है 18 मई 2002। उसमें फ्लड आया पेरियार रिवर में। तो इतना हाई फ्लड था कि उसका एंकर टूट गया। अच्छा। और एक जो पाइल हो रहा था, पाइल कंप्लीट हो गया, डेप्थ कंप्लीट हुआ था, लेकिन कंक्रीट नहीं हुआ था। तो बार्ज फ्लो आउट हो गया उसका। अब बार्ज के साथ जो पाइल का लाइनर था, पाइल तो 8 मीटर नीचे से है लेकिन लाइनर ऊपर है। हम कंक्रीट ऊपर करते हैं, वो पाइल का पार्ट बन जाता है। तो जो टूटा तो बार्ज उस पाइल को टिल्ट कर दिया, खींच दिया। एक साइड में 79 सेंटीमीटर और एक साइड में 29 सेंटीमीटर उसको आउट ऑफ पोजीशन कर दिया। अच्छा। फिर बार्ज को पकड़ लिया ये लोग जाकर। समुद्र में जाने से कुछ ही दूर में समुद्र था, 10 किलोमीटर में। अच्छा। तो समुद्र में नहीं जा पाया। बार्ज तो पकड़ में आ गया, लेकिन अब टिल्ट हो गया तो क्या करना है। मैंने BH पटेल से बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो बोले कि आप कंक्रीट कर दीजिए उसी पोजीशन में, मैं पाइल कैप डिजाइन कर दूंगा। तो वहाँ का जो मेरा जूनियर था मनोज कुमार सेन, उसको मैं बोला तुम कंक्रीट करा दो, बात हो गई है डिजाइनर से। मैं एक चीज़ बता दूं कि फील्ड में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसे हाइड नहीं करते। जो पोजीशन है वो जो कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे डिजाइनर, हम लोग क्या है, हम लोग आज्ञा पालक हैं। इस तरह से जो साइट इंजीनियर होते हैं उनको फॉलो करना है जो ड्राइंग मिला है। हम उसमें ABCD ना ऐड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, मेरी अथॉरिटी नहीं है। अच्छा। जो करता है वो गलत करता है। तो मैंने तुरंत टिल्ट था, तुरंत मैं उन्हें बताया। उसमें रिइंफोर्समेंट डालना पड़ता है, फाइल करने से पहले रिइंफोर्समेंट डालना पड़ता है। तो रिइंफोर्समेंट डाल दिया तो फ़ोन आया BH पटेल का कि सर कंक्रीट हो गया। नहीं, कंक्रीट नहीं हुआ, रिइंफोर्समेंट डाला हुआ है, स्टॉप कर दीजिए सर। उसमें पाइल का रिइंफोर्समेंट भी चेंज हो रहा है, उसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। मैं तुरंत साइट पे गया, ऑफिस से 2 किलोमीटर था।
तो देखा कि अभी रिइंफोर्समेंट पूरा डाला नहीं है, डाल ही रहा है। मैं बोला स्टॉप करो, इसको बाहर निकाल दो। फिर उन्होंने रिइंफोर्समेंट का रीडिज़ाइन किया, रिइंफोर्समेंट डाला गया और पाइल कैप जो ऐसा रेक्टेंगुलर था वो पेंटागन बन गया। वो जो एक साइड 79 आया था तो उनको कवर करना था, स्ट्रेट नहीं कर सकते तो बाहर निकल गया था, इसलिए वो पेंटागन बन गया। एक 5 बन गया। पेंटागन में तो पांचों साइड बराबर होते हैं, लेकिन इसमें पांचों बराबर नहीं था, 5 कॉर्नर आ गया था। लेकिन ठीक है, डिजाइन हुआ और उसके बाद डिजाइन सेफ हो गया, ब्रिज अभी भी चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो जो फॉल्ट आ गया था वो नेचुरल था, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन था तो इसको हम लोग एलबीजी में कैसे पहुंचे, मेट्रो रेलवे तक कैसे पहुंचे आप? हाँ, वहां तक कैसे हाँ, हुआ? उसके बाद इस लाइन में यानी कि कंसल्टेंसी में जो कंसल्टेंसी फर्म है वो काम लेने के लिए कोट करते हैं। कोट करने से पहले जितने भी उनके की पर्सनल होते हैं, की पर्सनल का नाम विथ फुल बायोडाटा सबमिट करना पड़ता है और उसका भी मार्किंग होता है और उस मार्किंग के बेसिस पर ही वो क्वालिफाई करते हैं। तो सिलाडिया एसोसिएट्स मेरा नाम प्रोजेक्ट किया था ACLR के लिए, जब मैं वहाँ काम कर रहा था केरल में तो ACLR में मेरा नाम प्रोजेक्ट कर दिया और ये काम मिल गया। और ये ज्वाइंट वेंचर था। क्या है? ये सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड। अच्छा, इस सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड है, तो हमारे दर्शक जो चेंबूर में रहते हैं या वो ब्रिज से जाते हैं वो कनेक्ट कर जाएंगे। जो भी नावी मुंबई से जाने वाले हैं, एयरपोर्ट जिनको जाना है, तो वो ब्रिज से ACLR से ही जाते हैं। वही शॉर्टेस्ट रूट है ACLR एयरपोर्ट जाने के लिए। तो वो ब्रिज के लिए मतलब उस ब्रिज में आपकी भूमिका रही? हाँ, उस ब्रिज में मैं रेसिडेंट इंजीनियर स्ट्रक्चर था। अच्छा, ओके। तो वहाँ से मैं जब यहाँ आ गया, ये कौन से साल की बात है? ये मैं आया था 2003 में, मुंबई में आया था। अच्छा, ओके। और ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट ज्वाइंट वेंचर था सिलाडिया एसोसिएट्स LBG के साथ। था, ओके। और कुछ स्टाफ LBG से थे और कुछ स्टाफ सिलाडिया से, तो मैं सिलाडिया के तरफ से था। तो मैं ये कंप्लीट किया, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया कहीं, बहुत स्मूथली काम चला। और इसमें चीफ इंजीनियर हुआ करते थे MSRDC के सुभाष नागे, वो बहुत ट्रस्ट करते थे। उसमें 2 पार्ट था, एक RE रोड और RE स्ट्रक्चर। तो RE स्ट्रक्चर मैं था लेकिन वो रोड के बारे में भी मुझसे ही पूछते थे। जो रोड के RE थे उन पे उनको ट्रस्ट नहीं था कि क्या था मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब इसके लिए मुझे हर इन्फॉर्मेशन रखना पड़ता था। उनके लिए भी पूछना पड़ता था लोगों से कि क्या स्टेटस है, क्योंकि नागे साहब रात में बात करेंगे। अब मैं नहीं कह सकता था कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो रोड नहीं जानता हूँ। ठीक है, उससे बेनिफिट तो ये होता है कि पूरे प्रोजेक्ट का आपके पास है इन्फॉर्मेशन। एक दिन नागे साहब का फ़ोन आया, करीब 9 बजे आया और पूछते हैं बंधु, जो LBS लाल बहादुर शास्त्री मार्ग है जो स्टार्ट होता है साइन से और थाने जाता है, उसके ऊपर एक ब्रिज बना, 40 मीटर का स्पैन बनाना था जो ACLR क्रॉस कर रहा था, उसमें कोई स्टक हो गया ट्रक। तो पूछे कि उसका हाइट कितना छोड़ेगा? मैं बोला 6.19 है। रिक्वायरमेंट क्या था? मैं बोला 5.5 था। चलो ठीक है, तब कोई बात नहीं है। वो मैं सोचा 5.5 से कम है और उसमें स्टक हो गया क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, इसलिए कि हम लोग जो डिज़ाइन करते थे सोच करते हैं कि फ्यूचर में जो ओवर टॉपिंग होगा रोड का, हाइट बढ़ेगा, तो जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस हमारा प्रॉपर रहना चाहिए, इसलिए मैंने रखा था। उसमें वही एक इशू था और तो कोई इशू ऐसा नहीं था, कुछ एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ मैं जहाँ भी काम किया हूँ कहीं भी फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ या टॉपलिंग नहीं हुआ, इस सब तरह का नहीं हुआ। तो वहाँ से मैं जैसा कि मैं आपको बताया, नाम से भी लोग प्रोजेक्ट करते हैं काम लेने के लिए, तो इन्होंने NHI का प्रोजेक्ट लिया गुजरात में, उसमें मेरा नाम दिया।
किन्होंने दिया? सिलाडिया ने। अच्छा। तो मुझे बीच में ही जाना पड़ा। मैं 12 जून 2006 को चला गया गुजरात। अच्छा। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था SCLR, लेकिन नाम मेरा डालना हुआ था वहाँ पे। अगर मैं नहीं जाता तो NHI से मैं ब्लैक लिस्टेड हो जाता। ऐसा भी प्रोविज़न है कि अगर आपका नाम प्रोजेक्ट किया हुआ है तो आपको जाना है। लेकिन मैं नहीं जाना चाह रहा था फैमिली प्रॉब्लम के कारण। तो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ा इसके लिए। लेकिन वो धवल पारिक हुआ करते थे इंचार्ज सिलाडिया के। एक दिन बोले कि बंधु मुझे जूता खिलाओगे क्या? अभी NHI वाले लोग मान नहीं रहे हैं। मैं आपको रिप्लेस करने के लिए 2 CV डाला, लेकिन दोनों CV उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। बोला कि जो भी CV चाहिए NN बंधु से प्लस होना चाहिए और एटलीस्ट इक्विवेलेंट होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो जूता खिलाओ या जो करो तुम्हारे हाथ में है। वो यूँ समझिए कि वो थोड़ा सा हमको मोटिवेट किए या फिर क्या बताएं। ठीक है, मैं बोला ठीक है मैं जाता हूँ। और अनुराग की पढ़ाई थी उस समय उसका 12th हो रहा था, इसलिए मैं जाना नहीं चाह रहा था। तो मैं बोला ठीक है अब मैं चलता हूँ, लेकर चलता हूँ वहाँ पे, बच्चों को भी लेकर जाऊँगा। फिर किसी ने बोला कि 10th यहाँ से कर लिया है तो 12th करा देने से आपको डोमिसाइल बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा लड़का मेरी वाइफ रह गई यहीं पे और मैं चला गया गुजरात। और सिलाडिया मुझे 15 दिन पे एक बार आने के लिए फ़्लाइट का चार्ज देता था कि आप फैमिली से मिलकर आ जाइए। और वहाँ पर हुआ करते थे कर्नल खुशवंत सिंह। तो कर्नल खुशवंत सिंह ओपन थे, बोले कि मुझे काम क्वालिटी के साथ चाहिए और आप साइट पे हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। बोला कि नहीं सर मैं साइट पे काम करूँगा और उससे ज़्यादा काम करूँगा। अगर आप इतना फ्रीडम हमको दे रहे हैं और वहाँ पे सभी ऑलमोस्ट बैचलर ही थे तो डे नाइट काम होता था। मैं बोला कर्नल खुशवंत सिंह को कि आप एक काम करिए, कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि मेरे आदमी के लिए रात में अगर ज़रूरत है तो व्हीकल भेज दिया करे और रात में खाने पीने का इंतज़ाम कर दे। इसको मैं ब्राइब नहीं समझता हूँ, ये कॉमन कर्टसी है। क्योंकि जब हमारे लोग रात में जाने के लिए तैयार हैं, अगर उनको इतना भी कॉमन कर्टसी नहीं होगा कि खाना खिला सकते हैं तो सॉरी मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन नहीं उसको काम हो जाएगा साहब, वो तो हेलीकॉप्टर भेज देगा, उसको काम से मतलब है ना। करेक्ट। वो जाएगा, आपका आदमी जाएगा तो काम हो जाएगा। इसलिए आप चिंता मत करिए, वो मैं अरेंज कर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर काम हुआ, जल्दी हो गया। फिर मैं वहाँ से रेलवे के ऊपर 2 ब्रिज बनाने थे, ROB जिसे बोलते हैं, वो भी बनाने के बाद मैं उस समय मिलन देवे से बात हुई और उन्होंने मेरा नाम प्रोजेक्ट कर दिया था मुंबई मेट्रो लाइन 1 में। तो मुझे यहाँ आना था और NHI का काम है, मैं छोड़ नहीं सकता था, अदरवाइज ब्लैक लिस्ट कर देते। अच्छा। तो मैं उन लोगों से बात किया, कर्नल खुशवंत सिंह थे और एक थे RC जैन, वो मैनेजर टेक्निकल थे। उनको मैं बताया कि ऐसा प्रॉब्लम है। तो बोले कि देखिए मेजर जो स्ट्रक्चर है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वो ROB का है, आप ROB कंप्लीट कर दीजिए और चले जाइए। तो मैं बोला ठीक है मैं ROB का स्लैब कर दूँगा, गर्डर डालकर स्लैब कर दूँगा, स्लैब के बाद मैं चला जाऊँगा। बोले कि ठीक है, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी रिपोर्ट नहीं करूँगा फिर। तो मैं डेट फिक्स किया 30 सितंबर, मुझे याद है 30 सितंबर को मैंने स्लैब का डेट फिक्स किया। और जितने भी कारपेंटर वगैरह थे 2006 नहीं 7 में, और उसी से पहले मैं राजकोट गया था, जो एक गर्डर टॉपल डाउन हो गया था रेलवे ट्रैक के ऊपर, और वो बेरावल पैसेंजर के जस्ट निकलने के बाद गिरा था, 15 मिनट के बाद गिरा। तो रेलवे में जो चीफ ब्रिज इंजीनियर थे SN सिंह, उन्होंने बोला कि मैं तो अभी जेल में होता, मैं और सभी लोग, अगर बेरावल पैसेंजर पर गिरा होता ट्रेन, गर्डर गिरा होता तो। लेकिन लकली कुछ नहीं हुआ, कोई फैटल एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था। तो उसी का मैं इंस्पेक्शन करने गया था और उसमें देखा था कि क्यों
गिरा था, मैंने रिपोर्ट दिया था फिर NHAI को, और साथ में ये भी लिखा था कि क्या करना चाहिए कि फ्यूचर में नहीं हो। और उसके बाद मैं आ गया मुंबई मेट्रो लाइन 1 में एज ए कोऑर्डिनेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटर। तो वहाँ एज ए इंडिपेंडेंट इंजीनियर ज़्यादा काम होता नहीं था। उसमें लिखा हुआ था मस्ट विजिट द साइट एंड सबमिट द रिपोर्ट एट लीस्ट वंस इन ए मंथ। तो मुझे कोई काम नहीं था। उसके बाद जो रिलायंस के लोग थे वो उनको लगा कि हाँ ये काम का आदमी है, और मेरा अपना वर्किंग स्टाइल अलग है। आप देखेंगे या जो भी इस फील्ड में है वो देखते हैं कि जो भी इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन में सिर्फ पिन पॉइंट होता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो A to Z लिस्ट बना देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन मैं जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाता हूँ तो मैं लिख दिया 1 2 3 4, उसके बाद लिखता हूँ कि ये क्यों हुआ, उसके बाद लिखता हूँ कि इसका रेमिडियल मेजर क्या है। मतलब मेडिसिन वगैरह सब मैं उसी में देता हूँ। तो जो भी देखते थे तो काफ़ी खुश हो जाते थे। ये रिपोर्ट जाता था MMRDA में भी। तो MMRDA में उस समय इंचार्ज हुआ करते थे मिस्टर PR के मूर्ति। वो काफ़ी इम्प्रेस थे हमसे। अच्छा। और इसके बाद मैं जब इधर काम कम था तो मैं मिलन दवे से बताया कि ऐसा ऐसा मुझे एक आ रहा है उधर से ऑफर। तो बोले ठीक है आप जाइए, मैं बता दिए इंटरनल क्या है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं दूसरे आदमी को रख लेता हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बुलाऊंगा। तो ठीक है मैं कर दूंगा। इसमें LBG रहते हुए आप देखेंगे छेरा नगर के पास जो अमर महल जंक्शन है, तो ACLR वहाँ तक नहीं था। अच्छा। ACLR उससे छेरा नगर से थोड़ा पहले समाप्त हो जाता था, ग्राउंड पे ही समाप्त हो रहा था। तो था कि ऊपर कैसे अमर महल जंक्शन को क्रॉस करना है। तो उसका 8 तरह का अल्टरनेटिव मैं बना कर दिया था। और एक अहमदाबाद के डिजाइनर RR पारिक थे, तो RR पारिक के साथ मिलकर मैंने 8 दिया था कि कैसे कैसे। तो उसी 8 में से एक अभी जो बना है वो अमर महल जंक्शन के पैरेलल, जैसे ही आप इधर से नवी मुंबई से जाएंगे और छेरा नगर से जब लेफ़्ट लेंगे तो वहीं से आप ऊपर उठ जाते हैं और फिर जो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे है उसको क्रॉस करते हैं। तो वो सब जो मेरा था उसी 8 में से एक प्लानिंग का पार्ट था। अच्छा। तो वो भी मैंने किया। इसके बाद मैं रिलायंस में आ गया। तो रिलायंस में जो इंचार्ज थे उन्होंने बोला कि आपसे एक हेल्प चाहिए कि डेपो में काम नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं गया था मुंबई मेट्रो लाइन 2 के लिए। ये था चारकोप बांद्रा मानखुर्द। अच्छा। प्रोजेक्ट बनना था। ये 2008 में स्टार्ट हुआ था वो। अच्छा। और मैं समझता हूँ मैं 9 में ज्वाइन किया रिलायंस। तो वहाँ पे यू गडर था मुंबई मेट्रो लाइन 1 में। तो 2 स्टार्ट नहीं हो सका। 2 का मैंने सर्वे किया था और चारकोप से बांद्रा मानखुर्द तक मैं पैदल आया था 2 दिन में। अच्छा। टोटल विजिट किया था कहाँ पे रोड का क्या लेंथ है, कहीं बन सकता है नहीं बन सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे जो स्पेस चाहिए उसके बाद ट्रैफिक को आने जाने के लिए जगह चाहिए ताकि ट्रैफिक में कुछ हिंड्रेंस नहीं हो। तो बहुत जगह ऐसा प्रॉब्लम आया। फिर डेपो का भी प्रॉब्लम आया। इस सब प्रॉब्लम के बाद रिलायंस ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा काम। तो अभी इसको 2 पार्ट में लोग कर दिए, 2 और 2A कर दिए। लेकिन वो मानखुर्द तक अभी भी बन रहा है, लेकिन अभी MMRDA खुद बनवा रहा है। तो वहाँ के बाद में जब लाइन 2 भी नहीं हुआ तो KP महेश्वरी बोले कि आप ऐसा करिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए और डेपो का काम कीजिए जहाँ यू गडर कास्ट हो रहा था, यू गडर, आई गडर और पियर कैप। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था
कि अभी 12 गर्डर कास्ट हो रहा है। 12 गर्डर कास्ट करने से तो काम चलने वाला नहीं था, वो तो कई साल गर्डर में ही लग जाता। फिर मैं वहाँ गया तो पूछा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था वडाला में, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सिम्प्लेक्स ने बनाया था, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो प्रोडक्शन नहीं होने का कारण जो मुझे लगा वो था कि वहाँ पे रिलायंस था, सिस्ट्रा था और सिम्प्लेक्स, 3 पार्टी, और 3 पार्टी में दिन भर सभी स्टाफ आपस में लड़ते झगड़ते थे, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन शाम में 6 बजे दोस्ती हो जाती थी सबके सब। दोस्ती क्यों होती थी कि अगर काम हो गया है, हमें कंक्रीट करना है तो कल करेंगे, सब कुछ चलो, इसीलिए दोस्ती होती थी। और मैं पहुंच जाता था जल्दी साइट पे, और कॉन्ट्रैक्टर का आदमी नहीं आता था। तो जो उसका इंचार्ज था अजीत सिंह डाडियाला सिम्प्लेक्स का, मैं उसको एक दिन बुलाया। वो ACLR में था, लकीली ACLR में कॉन्ट्रैक्टर की साइड से था। तो देखा था कि मेरा वर्किंग स्टाइल क्या है और कैसे मैं काम खींचता हूँ, तो काफ़ी इम्प्रेस था पहले ही से। मैं बुलाया और बोला कि मैं तो आ जाता हूँ पहले, आपका आदमी मेरे आने के आधे घंटे बाद आता है, तो कैसे काम चलेगा। मैं तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि मेरा काम करने का, मैं काम ज़्यादा खींच लेता था, कैसे खींच लेते थे आप ज़्यादा? देखिए, एक तो टीम वर्क एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है। हम 4 हैं, चारों का मोटो अगर एक हो जाए तो कोई काम ऐसा है ही नहीं जो नहीं होने वाला है। लेकिन अगर उसमें से एक भी काम नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम। जैसे अभी जो मैं बात कर रहा था वडाला कास्टिंग यार्ड का, उसमें सिम्प्लेक्स के एक थे मैकेनिकल इंजीनियर जो प्लांट इंचार्ज हुआ करते थे। उनको कुछ मतलब नहीं था, काम हो नहीं हो वो अपना समय पर जाएंगे, समय पर आएंगे। लेकिन जब देखा कि इस तरह का मोटिवेशन हो गया है, सभी लोग काम कर रहा है, तो एक दिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं सुना कि वो तो 12 बजे रात में आया था, प्लांट खराब हो गया तो नहीं तो वो तो मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाने वाला था, ऐसा था। तो एक मोटिवेशन हुआ ऐसा, इस मोटिवेशन के कारण जो 12-13 गर्डर कास्ट हो रहा था वो 55 तक पहुँच गया। और मैं गया तो सबसे पहले पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। मटेरियल का प्रॉब्लम है नहीं, स्टाफ का प्रॉब्लम है नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर शेड बना हुआ है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो होता क्या है, वही प्रॉब्लम था कि आज नहीं कल करेंगे। और दूसरा कभी कभी मटेरियल का भी प्रॉब्लम आता था। तो टोटल वहाँ का मटेरियल का मैनेजमेंट हम अपने हाथ में ले ली और मैं एक्सेल शीट पर बनाया एवरेज कितना कंक्रीट हो रहा है पर डे, और उस कंक्रीट में मुझे कितना क्वांटिटी चाहिए एग्रीगेट और जो अलग इंग्रेडिएंट्स है उस सब में रखता था। 5 डेज़ के एडवांस में मैं अरेंज करता था। और स्टील का पेमेंट रिलायंस खुद करने लगा कि आप इंडेंट दो, हम पेमेंट करेंगे, मटेरियल तुम्हारे पास आएगा और जो बिल बनेगा उसे हम रिकवरी करेंगे। तो वहाँ पे सिम्प्लेक्स का जो 9 करोड़ पर मंथ का आ रहा था वो बढ़कर 17 हो गया। काफ़ी लोग खुश हो गए। एक बार मैं भी पार्टी दिया, एक बार रिलायंस पार्टी दिया, एक बार सिम्प्लेक्स ने भी पार्टी दिया कि इतना काम हो रहा है। तो डाडियाला बताया था अपने आदमी को कि ये सब बंधु साहब के कारण हो रहा है। तो मोटिवेशन जो है आप बना के रखते हैं, टीम वर्क एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। टीम वर्क एस्टेब्लिश कर दिया, ओके। हाँ, अगर टीम वर्क है तो सब कुछ ठीक है, टीम वर्क नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बंधु जी, आपने एक तो आपने बताया कि मुंबई का मेट्रो में आपकी भूमिका रही, नवी मुंबई का भी मेट्रो में आपकी जो है भूमिका रही है, बहुत ज़बरदस्त भूमिका रही है, और काफ़ी सारे ब्रिजेस भी आपने बनाए, करीबन 100 ब्रिज आपकी भूमिका रही है बनाने में। केरला का परियार ब्रिज आप बताते हैं। आपको कोई अचीवमेंट्स इसमें ऐसा बता सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा ज़िंदगी ये सब कामों में? हाँ, ये सब काम में एक जो पेरियार रिवर में जहाँ स्टैंडिंग वाटर 8 मीटर था, वहाँ पाइल करना बारिश के ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब था। और टेक्निकली उसमें जो रॉक सॉकेटिंग था वो 600 ही था डिजाइन में, तो
तो वो बहुत ही माइन्यूटली मॉनिटर करना पड़ा कि कहीं कुछ पंचिंग हो गया, कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे कंटिन्यूअस अगर 600 और उससे ज़्यादा है रॉक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बीच में अगर कुछ लेयर आ गया, फॉल्स लेयर आ गया तो प्रॉब्लम आए। और उसमें जितने भी पाइल थे सब ठीक था। एक पाइल ऐसा था जो 200 पेनिट्रेशन हुआ रॉक में, उसके बाद मतलब क्या? पाइल पिलर जो जमीन के अंदर होता है, हाँ। वो फाउंडेशन हम लोग बोलते हैं, पाइल फाउंडेशन, जो बहुत नीचे तक जाता है, रॉक पर रेस्ट करता है। अगर फ्रिक्शन पाइल होता है तो उसके डिजाइन कितना फ्रिक्शन है, कितना लोड आ रहा है। एक्चुअली हम जब कोई भी ब्रिज बनाते हैं या वायडक्ट बनाते हैं तो उसका कोई भी मेंबर अपने आप में लोड लेता नहीं है। लोड जमीन में ट्रांसफर करता है। फाइनली सबसे ऊपर गर्डर के ऊपर स्लैब होता है जिस पर गाड़ी चलती है, बस ट्रक चलता है, वो ट्रांसफर करता है गर्डर को। गर्डर ट्रांसफर करता है बियरिंग के थ्रू पियर कैप के ऊपर, पियर कैप से पियर में जाता है, पियर से फाउंडेशन में जाता है, और फाउंडेशन अल्टीमेटली ग्राउंड को ट्रांसफर कर देता है। कोई भी स्ट्रक्चर लोड अपने में लेता नहीं है, उसका फंक्शन है सेफली ट्रांसफर करना। अच्छा। जो भी उसके ऊपर लोड आता है सेफली ट्रांसफर करना। तो हम कुछ भी ज़मीन पर डालें तो ज़मीन नीचे धंस सकता है, उसमें सेटलमेंट हो सकता है। इसलिए पहले हम या तो ओपन फाउंडेशन बनाते हैं, अगर रॉक है तो ओपन फाउंडेशन बना सकते हैं, अगर रॉक नहीं है तो हमें डीप फाउंडेशन में जाना पड़ता है। तो डीप फाउंडेशन में दो है, एक पाइल फाउंडेशन है, एक वेल सिंकिंग है। वेल सिंकिंग करते हैं इस जहाँ रिवर हो, सैंडी स्ट्राटा होता है तो ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन आजकल पाइल का डेवलपमेंट हो गया है तो पाइल कहीं भी किसी भी सॉइल कंडीशन में कर लेते हैं हम लोग। एक नवी मुंबई मेट्रो में भी प्रॉब्लम आया था, साइट इशू था। उसमें जब हम स्टेचिंग कर रहे थे तो स्टेचिंग करने के समय पंचिंग हो गया। स्टेचिंग ऐसा एक्टिविटी है, आप देखे होंगे जो गर्डर है, गर्डर में बहुत सारे ज्वाइंट्स है, नज़र आया होगा ज्वाइंट्स है, तो एक साथ कास्ट नहीं किया हुआ है, वो पीस में कास्ट होता है। 3 मीटर 3 मीटर, और जो एंड होता है एंड 2 मीटर का होता है। तो इस तरह से हम सीरीज में रखते हैं, दोनों एंड में 2-2 मीटर का होता है, बीच में 3-3 मीटर का होता है, या फिर एडजस्ट करते हैं, 1-2 को एडजस्ट करते हैं ताकि जो एग्जैक्ट स्पैन लेंथ है, स्पैन लेंथ मैच करे। तो यहाँ खारगर में पियर नंबर 74-75 में वो 34 मीटर का गर्डर था, उसमें स्ट्रेचिंग करने के समय बर्स्टिंग हो गया। अच्छा। स्ट्रेचिंग क्या करते हैं, जब हम सेगमेंट रखते हैं, 12 सेगमेंट था, 12 सेगमेंट को एक साथ सटा कर रखने के लिए उसमें प्रेशर डालना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है। कंप्रेस करने के लिए एक प्री स्ट्रेचिंग वायर होता है, उसको हम लोग खींच करके लॉक करते हैं, वो कंप्रेशन पैदा करता है। इतना कंप्रेशन हो जाता है कि गर्डर गिरता नहीं है। अदरवाइज सभी गर्डर को कोई ज्वाइंट नहीं आपस में, जस्ट एक ग्लू लगाते हैं कि पानी का सीपेज अगर नहीं हो, या जब हम ग्राउट करते हैं वो नहीं हो, अदरवाइज सभी सेगमेंट अलग है। तो उस समय एक पंचिंग हो गया, और एक नहीं, उसमें 5 केबल पंचिंग हो गया। और मैं बताऊं, उसमें एक में करीब 2000 टन का हम लोग लोड देते हैं। उतने टन का लोड था, कंक्रीट में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, वो पंच हो गया। तो इसके लिए बहुत डिस्कशन हुआ, कुछ लोग बोले नहीं पूरा गर्डर ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं बोला कि नहीं, ये तो नेशनल लॉस है। मैं बोला अगर मेरा हाथ कट गया है, और हाथ मैं ही बना रहा हूँ, ये पूरा हाथ पीस में मैं बना रहा हूँ, ये अगर कटा है तो इसकी जगह हम दूसरे दे देंगे, ज्वाइंट लगाएंगे। अगर ज्वाइंट मेरा प्रॉपर है तो हम नेशनल लॉस होने से बचा सकते हैं ना। हमारे पास जो 12 सेगमेंट है, 12 सेगमेंट में एक सेगमेंट खराब हो गया एंड का, उसको हम हटाते हैं, दूसरा सेगमेंट हमारे पास है रेडली अवेलेबल, उसको डालेंगे। तो मैंने वही किया। और ऐसा होता है स्ट्रेचिंग करने के बाद हम जब ग्लू लगाते हैं तो पूरा मोनोलिथिक बन जाता है, वो स्ट्रेच किया हुआ रहता है, नीचे से सपोर्ट दिया हुआ था। तो मैंने वही किया, उसको पूरे गर्डर को, जो गर्डर का सेक्शन होता है, पूरे सेक्शन को एक डायमंड रोप कटर से काट दिया। वो लगेगा ही नहीं कि लगेगा जैसे खीरा ककड़ी कटा हुआ है। अच्छा। इस तरह के शेप में पूरा कट गया और बाहर निकल गया। उसकी जगह मैं दूसरा रख करके, और अभी जो नया और पुराना था उसके बीच में 150 mm का गैप आया, उस गैप को मैंने वेट कास्टिंग कर दिया।
गीला कंक्रीट डाल दिया। जब ड्राई हो गया, स्ट्रेंथ आ गया, तो फिर से मैंने स्ट्रेच कर दिया और अभी चल रहा है। अभी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी भी चल रही है, मेट्रो चल रहा है, कोई इशू नहीं है। इस तरह से मैंने नेशनल लॉस होने से बचाया। बहुत बढ़िया। कोई ऐसा मोमेंट भी आपको याद आता है जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट था ये? क्योंकि सिविल इंजीनियर्स, हाँ, आपने जैसा बोला, ये कोई आसान काम नहीं, इट्स वेरी टफ जॉब। काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रिजेस देख के डर लगता है, आप लोग तो बनाते हैं। हाँ, सही बात है। देखकर सेक्शन देखकर लगता है कि गाड़ी चल रही है और गिर नहीं रहा है। और भी खास करके जब पब्लिक देखते हैं कि ये ज्वाइंट बना हुआ है, और जब कंस्ट्रक्शन के समय कोई देखते हैं कि ये तो ज्वाइंट है, तो डर भी लगता होगा कि गिर कैसे नहीं रहा है। करेक्ट। तो देखिए, जो प्री स्टेसिंग है वो तो अपने आप में चैलेंज है, और अपने आप में एक टेस्ट भी है। प्री स्टेसिंग अगर हम करते हैं, आपके लिए कोई मोमेंट चैलेंजिंग, कोई मोमेंट बहुत चैलेंजिंग था आपको याद आता है, बाप रे, तो दैट वाज वेरी टफ मोमेंट फॉर मी? नहीं, इस तरह का तो नहीं आया, क्योंकि मैं शुरू से ही, जैसे ड्राइंग पढ़ना है, ड्राइंग के हिसाब से काम करना है। जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को मैं संविधान समझता हूँ, वो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझते हैं, एक दूसरे के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। चाहे आप मेडिकल इंश्योरेंस का कराते हैं या जो भी है, मेडिकल इंश्योरेंस में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक दूसरे के बीच में, और उसी हिसाब में दोनों को काम करना पड़ता है। और कॉन्ट्रैक्ट में अगर मुझे मालूम नहीं, हम साइन कर दिया, तो मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट को मानना ही पड़ेगा। तो वही होता है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए संविधान, वही समझता हूँ ना। गीता कुरान सब है अपने लिए, और उसको मैं ही नहीं, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि उससे जरा भी डेविएशन नहीं हो। और इसके बाद जो मुझे खुशी हुई वो ये हुआ कि IIT बॉम्बे, सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खारगर, दत्ता मेघे कॉलेज ऐरोली, और SAIT इंदौर, यहाँ के लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फाइनली के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास, और मैंने सबको प्रेजेंटेशन दिया ब्रिज के ऊपर। अच्छा। खास करके ब्रिज का एक कंपोनेंट जो स्ट्रेसिंग बताया, जो स्ट्रेस करते हैं, 2000-4000 टन का लोड डालते हैं, तो उसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन दिया। और इधर मैं कुछ लिखना शुरू किया। अच्छा। लिखना शुरू के लिए मेरी वाइफ भी कहती थी कि आप कुछ लिखिए, जो आप जानते हैं लिखिए। और इससे भी ज़्यादा जो लगा, एक मिस्टर GR मदान है, वो ईस्टर्न रेलवे से रिटायर किए हुए हैं, GM रेलवे, बहुत बड़ी हस्ती होती है GM रेलवे। मैं उनके साथ काम किया। अच्छा। उनके साथ मैं मुंबई मेट्रो में भी काम किया। अच्छा। तब वो रिटायर किए हुए थे रेलवे से, और MMRDA ज्वाइन किए थे एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेट्रो, और फिर यहाँ आ गए LBG में, नवी मुंबई मेट्रो के लिए एज ए एडवाइज़र। तो उन्होंने एक दिन बोला, बंधु तुम तो बहुत काम जानते हो। तो हाँ सर, मैं तो कुछ तो जानता हूँ। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि तुमको काफ़ी कमांड है, तुम लगता है जैसे अथॉरिटी हो, इस तरह से काम करा रहे हो। तो ये सब तुम लेकर जाओगे क्या? मैं कहाँ सर, जब ऊपर जाओगे तब। अच्छा। तो नहीं, ऊपर तो नहीं ले जा सकते। तो नहीं ले जा सकते तो इसको पेन डाउन करो ना, क्यों नहीं लिख देते हो? यंग लोगों के लिए लिख दो। अच्छा। तो आप देखते होंगे न्यूज़ में कभी कभी आता है कि वहाँ का गडर गिर गया, यहाँ का गडर गिर गया। तो गडर नहीं गिरने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो मैंने एक टेक्निकल पेपर लिखा और इंडियन रोड कांग्रेस में भेजा। इंडियन रोड कांग्रेस एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड है, और वो एक मैगजीन वहाँ से निकलता है मंथली, उसका नाम है इंडियन हाईवेज। ओके। तो उसमें मेरा टेक्निकल पेपर छपा। ये पेपर छपा था जनवरी 2022 वॉल्यूम में। थोड़ा सा बताएंगे, गडर नहीं गिरे उसमें आपने क्या लिखा है, कुछ एक दो पॉइंट्स? कि जो आई गडर है, आई गडर का मतलब है कि आई जैसा ही होता है, उसमें हाइट ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है, तो वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे है? जैसे बाइक है, बाइक को आप खड़ा कर दें, रुकेगा?
नहीं रुकेगा, गिर जाएगा। आप स्टैंड लगाते हैं। सिमिलरली जब हम आई गर्डर कहीं यूज़ करते हैं तो उसमें साइड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। साइड सपोर्ट ज़रूरी है। उसमें अगर लेटरल बियरिंग लगा हुआ है तो साइड से पैकिंग करना ज़रूरी है कि साइड लेफ़्ट राइट नहीं जाए। और जैसे ही दूसरा गर्डर कास्ट होता है, दोनों आई गर्डर के बीच में कंक्रीट कर देना चाहिए। तो उस समय वो 4 व्हीलर हो जाएगा। अच्छा। आप समझ जाइए डिफरेंस 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में। 4 व्हीलर गिरता नहीं कभी, करेक्ट। और 2 व्हीलर गिर जाता है। तो 2 व्हीलर के लिए हम स्टैंड लगाते हैं, वहाँ साइड सपोर्ट चाहिए। तो इसी तरह से और भी मैं पैकिंग वगैरह के बारे में बहुत डिटेल में लिखा कि ये सब करेंगे तो गिरेगा नहीं। बहुत बढ़िया। इसके बाद जो प्रेस्टेसिंग करने के समय कभी कभी पंचिंग हो जाता है, तो उस पर मैंने एक ऐसे लिखा। तो झारखंड इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन ने अपने सोविनिर 2022 में छापे, और ये सोविनिर निकालते हैं इंजीनियर्स डे को। इंजीनियर्स डे हम लोग मनाते हैं 15 सितंबर को एवरी ईयर। अच्छा। इस समय सर विश्वेश्वरैया का बर्थडे है। अच्छा। वो इंडिया के पहले सिविल इंजीनियर थे। अच्छा, ओके। तो उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं। तो उसी दिन वो लोग एक फंक्शन रखते हैं और उसमें सोवेनिर देते हैं। और जब कोविड चल रहा था तो वेबिनार बहुत जोर शोर पर था। तो उस समय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स झारखंड स्टेट सेंटर से मेरे पास आया रिक्वेस्ट कि आप एक प्रेस्टेसिंग के ऊपर वेबिनार कीजिए। तो मैं घर से ही किया था वेबिनार, उन्होंने टेलीकास्ट किया हुआ था। बहुत बढ़िया। फिर अभी पिछले सितंबर को झारखंड में वही बोले कि कुछ और हमको दीजिए, क्या दे सकते हैं। तो मैंने बियरिंग पे डिटेल दिया। बियरिंग एक कंपोनेंट होता है, आप देखते होंगे कि जब दूर से आप देखते हैं तो ऊपर का जो गर्डर है और नीचे का सपोर्ट है, उसके बीच में आपको लगेगा कि गैप है और छोटा सा कुछ पड़ा हुआ है बीच में, वैसा दिखता है। अच्छा। तो वही बियरिंग होता है। लेकिन बियरिंग का कैपेसिटी इतना होता है कि टोटल सुपर स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफ़र करता है सेफली, और उसमें मूवमेंट भी अलाउ करता है। क्योंकि जो गर्डर है, गर्डर एक्सपैंड भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। अच्छा। ड्यू टू सेवरल रीजन, जैसे वेदर कंडीशन के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी होता है। जब हमारा ट्रैक्शन होता है, ब्रेक लगता है, कभी कर्वेचर में होता है, उसके कारण उसमें मूवमेंट आता है सुपर स्ट्रक्चर में। तो सुपर स्ट्रक्चर के मूवमेंट को सेफली प्रोवाइड करना बियरिंग का ही काम है। तो बियरिंग पर भी मैंने एक टेक्निकल पेपर लिखा, टेक्निकल पेपर दिया छपने के लिए। जब उनके पास टेक्निकल पेपर गया और उन्होंने देखा तो रिक्वेस्ट किया कि आप फिजिकली आकर यहाँ इंजीनियर्स डे को जो हम लोग रख रहे हैं सेमिनार, उसमें काइंडली आप बोलिए इसके बारे में। तो मैं गया था, हम दोनों आदमी गए थे, दोनों आदमी को बुला के आप दोनों आदमी आ जाइए। कहाँ पर गए थे? रांची। रांची गया था मैं। और अभी जनवरी में प्रेस्टेसिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रेस्टेसिंग होता है, प्रेस्टेसिंग पर एक टेक्निकल पेपर छपा है इंडियन रोड कांग्रेस से ही, इंडियन हाईवेज में। और इससे भी अच्छा अचीवमेंट कहेंगे, मैं बीटेक के इक्विवेलेंट हूँ, लेकिन एमटेक के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ सीपीटी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में। उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है मेट्रो, एक सब्जेक्ट उन्होंने, मेट्रो प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशन। तो उसको मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन ही अभी भी 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो अचीवमेंट है कि एमटेक के स्टूडेंट को पढ़ाना और करना पड़ रहा है। और इससे भी जो बड़ा अचीवमेंट की तैयारी है वो है, मैं एक बुक लिख रहा हूँ। अच्छा। ब्रिज के ऊपर। अच्छा, ओके। प्रैक्टिकल अप्रोच टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। अच्छा। वो मैं ग्रास रूट लेवल का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, ओके। कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आया और मैं क्या फेस किया। तो ये पेपर करीब 60% हो चुका है। बहुत बढ़िया। और मैं समझता हूँ कि यही मेरा
सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा बड़ा- कि सबसे बड़ा आपने पेन डाउन कर लिया, हाँ उनकी बातें सुनी। हाँ हाँ एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है सर, क्योंकि आपका इतने सालों का तजुर्बा रहा है और हम लोग ऐसे देखते हैं, हम आम नागरिक ये जो ब्रिज बनते हुए देखते हैं, तो हम देखते हैं कोई ब्रिज जो है शुरू तो हुआ आज से 10 साल पहले और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कब हम इसमें सफ़र करेंगे। जैसे हमारा मुंबई मेट्रो, नवी मुंबई मेट्रो ही देख लो, शुरू होते होते लोगों के कई लोग तो चले भी गए, परलोक चले गए कि अभी हम जाएंगे। तो इसका क्या रीज़न होता है, इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं नवी मुंबई मेट्रो? अब जब हम अर्बन एरिया में काम करते हैं तो सबसे बड़ा हर्डल्स होता है, वो होता है अंडरग्राउंड यूटिलिटी। अर्बन एरिया में जैसे ही हम कहीं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे यूटिलिटी आ जाते हैं, जैसे वाटर पाइपलाइन है, गैस लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीकम्युनिकेशन है, और ये सभी सर्विस यूटिलिटी है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत केयर लेना पड़ता है। इसके लिए हम लोग उसमें यूटिलिटी आइडेंटिफिकेशन एंड शिफ्टिंग एक टॉपिक रखते हैं और सबसे पहले उसको हम लोग टेकअप करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो उसका ओनर होता है, जैसे गैस पाइपलाइन है, ओनर है, उसको अप्रोच करते हैं कि आप बताइए कहाँ कहाँ कैसे जा रहे हैं, किस अलाइनमेंट से जाते हैं। तो जनरली वो लोग अपना हाथ उठा देते हैं कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इस सब में बहुत समय लगता है। अब एक हमारा प्लानिंग है कि हम 2 दिन में फाउंडेशन कर लेंगे, महीनों निकल जाता है, कोई सुनता नहीं है। कोऑपरेशन नाम की तो चीज़ नहीं है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, मैं ब्लंटली बोल सकता हूँ, जो मैंने फेस किया है। अच्छा, लगता है ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रेलवे से बात कीजिए, रेलवे भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मेट्रो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रोड भी वही है, सब एक है। लेकिन जब हम रेलवे के ऊपर क्रॉस करते हैं तो वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, लगता है नहीं। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर रोड नहीं बनेगा तो रेलवे पर चढ़ने लोग आएगा कैसे। करेक्ट, ये नहीं समझ रहे हैं कि एक दूसरे का सप्लीमेंट्री ही है, एक दूसरे के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता है। करेक्ट। लेकिन तभी भी देखता हूँ कि कुछ कोऑपरेशन नहीं तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। कुछ नहीं, कुछ तो हैं जो कोऑपरेट करते हैं, सब नहीं कहेंगे कि नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कोऑपरेट नहीं करते। यही एक रीज़न होता है डिले होने का सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है। और दूसरा रीज़न कभी कभी फंडिंग का भी हो जाता है। अगर फंडिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, हमने स्टार्ट कर दिया, किसी कारण से एंटिसिपेटेड है कि फंड वहाँ से आने वाला है, फंड नहीं आया तो भी डिले होता है। सर, नवी मुंबई का प्रोजेक्ट में बहुत, मेट्रो लाइन में बहुत लंबा समय लगा, उसका क्या रीज़न था, कुछ बता सकते हैं? इसमें रेलवे का सबसे बड़ा रोल रहा है। रेलवे क्रॉसिंग के लिए पहले तो ऐसा डिज़ाइन बना हुआ था कि हम बीच में रेगुलर पियर से जाएंगे। बाद में रेलवे का रिक्वायरमेंट आया कि नहीं, मुझे 2-3 और लाइन बनाने हैं, इसलिए काइंडली आप मेरे रेलवे लैंड के बाहर ही रहिए। अच्छा, तो उसमें डिज़ाइन अप्रूवल में समय लगा है। और दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे आ गए थे जो कॉम्पिटेंट नहीं थे, कैपेबिलिटी नहीं थी उनकी, लेकिन आ गए मेट्रो में, तो उनको टर्मिनेट करना पड़ा। अच्छा, फिर ही टेंडर हुआ, फिर दूसरे आए, इसमें भी डिले हुआ। इसमें कई साल लग गए? हाँ, इसमें कई साल प्रोसेस है ना, प्रोसेस में टर्मिनेशन प्रोसेस होता है। ऐसे हम किसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, टर्मिनेशन का प्रोसेस है, फिर टेंडर डॉक्यूमेंट्स है, टेंडर बुलाना है, उसका टाइम लिमिट है ना, उससे आज और गवर्नमेंट जॉब है, किसी को बुलाकर हम काम नहीं दे सकते हैं, नहीं तो ऑडिट इशू आ जाता है। एक तो बंधु जी एक चीज़ है, देखिए एक चीज़ है कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एज ए किसी लीडर के अंडर में काम कर रहे हैं, और एक चीज़ है कि एक लीडर है, तो आपने तो दोनों ही फेस क्रॉस कर लिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक कामयाब सिविल इंजीनियर बनने के लिए और एक कामयाब सिविल इंजीनियर लीडर बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, इसमें सबसे जो जरूरी काम है वो है टाइम फैक्टर। पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, और समय से साइट पे जाना, समय से आना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग एक बार चले जाते हैं कब आएंगे मुझे नहीं मालूम है। और इसके लिए मैं तो बहुत लकी समझता हूँ, क्योंकि
मेरी वाइफ कभी भी ऑफिस जाने के लिए लेट नहीं होने दी। और मैं बता सकता हूँ कभी कभी तो गार्जियन की तरह वो बिहेव करती थी। आपको अभी जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए। जाना चाहिए। आपको किसी कारण से नहीं जाना है तो मत जाइए, छुट्टी ले लीजिए, लेकिन जाइए तो लेट मत होइए, समय पे जाइए। उसके बाद नॉलेज गेन करना, काम सीखना। जो इंजीनियर स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए काम सीखना बहुत ज़रूरी है। पैसे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सैलरी जो आपका फाइनल हुआ है उसके हिसाब से तो आपको मिलेगा ही, लेकिन काम सीखना बहुत ज़रूरी है। काम नहीं सीखेंगे तो जो लेबर वर्कर काम कर रहा है अगर मिस्टेक करेगा तो आप पकड़ेंगे कैसे? जब तक हम काम नहीं जानते हैं, काम नहीं पकड़ सकते हैं, मिस्टेक नहीं निकाल सकते हैं। करेक्ट। टीम वर्क एस्टेब्लिश करना, ये मेंटेलिटी जो है टीम वर्क का, क्योंकि सबका मोटो एक ही होना चाहिए। और यहाँ टीम वर्क में एक इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कंसल्टेंट, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर, ये जितने भी कंसर्न स्टाफ हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हो, नॉन इंजीनियरिंग के हो, मैनेजरियल हो, सब मिल करके एक टीम बनना चाहिए और मोटो एक ही होना चाहिए कि हम काम करना है। उसका कोई ट्रिक बताइए कि कैसे सबको जोड़ के रखा जा सके? ये तो मोटिवेशन ही है, मोटिवेशन ही है और एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर मैं हेड हूँ तो मुझे एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है कि मैं सबकी भले की काम करता हूँ। जैसे मैं अपने जूनियर पर कभी गुस्सा नहीं किया कि मिस्टेक क्यों हुआ, लेकिन इंटेंशन सही नहीं होना चाहिए, इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। इंटेंशन अगर सही है तो मिस्टेक होगा तो उसका हम लोग कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। और ख़ास करके जो जूनियर स्टाफ है, कुछ भी मिस्टेक होता है तो हाइड नहीं करना चाहिए। हाइड करने से वो बड़ा होता जाता है। अब जैसे कोई गटर है, कास्ट हुआ, उसमें हनीकॉम आ गया, तो कभी कभी वो लोग रात में चुपके से ढक देते हैं, सीमेंट लगा दिए। नहीं, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए और उसमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद तो वो नॉर्मल हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि उसको हाइड कर दिया गया, जब हम स्ट्रेसिंग करेंगे उस समय क्रश हो जाएगा, तो हम कितना बचाने का कोशिश किए और कितना मेरा गटर पूरा चला गया। तो हाइड नहीं करना चाहिए किसी भी इंजीनियर को। और एट द सेम टाइम सीनियर को गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर आप गुस्सा करेंगे तो निश्चित रूप से वो हाइड करेगा। इसलिए दोनों एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता है। हमें भी देखना होगा, नहीं जूनियर है, अगर लग रहा है कि नहीं ये तो मिस्टेक हो गया है तो हो गया तो ठीक है। अगर हम उसको एक बार इग्नोर करेंगे, उसको समझाएंगे करो, तो दूसरी बार से वो गलती में सुधार लाएगा, गलती नहीं होने देगा और वो डरेगा नहीं। कुछ मिस्टेक हुआ है तो तुरंत इनिशियल स्टेज में ही बताएगा, जिसका हम सोल्यूशन तुरंत दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। बंधु जी, आपकी जो कहानी रही, लाइफ जर्नी, और आपको मोटिवेशन मिला उस शब्द से कि भाई कांटों पे चलना एक बार ठीक है, लेकिन किसी अमीर आदमी के साथ में, गरीब होकर अमीर आदमी के साथ में रहना, वो कांटों पे चलने से भी ज़्यादा मुश्किल है। ये शब्द आपने सुना जी, और आपको वहाँ से मोटिवेशन मिला, आपने इंजीनियरिंग की और देखिए सुपरवाइजर, सीता मैया के एक छोटे से गांव से आप निकले और आज जो है इतने बड़े बड़े आपने अचीवमेंट कर लिए, 100 ब्रिज बना दिए और नवी मुंबई मेट्रो में काम किया। बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी है बंधु जी आपकी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो सभी लोग जो आपके गांव के लोग इस वीडियो को देखेंगे उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और वो सभी लोग जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनको बहुत एनर्जी मिलने वाली है इस वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बंधु जी, आपका समय देने के लिए और आपकी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।